नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर आए हैं इस मंच पर। आज हम एक मैथिली फिल्म की बात करेंगे, लोटस ब्लूम्स। ये फिल्म क्यों महत्वपूर्ण है और इस फिल्म पर चर्चा करना क्यों जरूरी हुआ, ये तो हम बातचीत के माध्यम से ही आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस मंच पर यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर मैं यहाँ पर सर आमंत्रित करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले श्री अखिलेंद्र मिश्र को, जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रतिष्ठित कलाकार हैं, अभिनेता हैं। अखिलेंद्र मिश्र जी, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार जी। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है। और अब लोटस ब्लूम्स के जो निर्देशक हैं श्री प्रतीक शर्मा, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। प्रतीक जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस लोटस ब्लूम्स के केंद्र में जो महत्वपूर्ण किरदार है, जिनकी अहम भूमिका रही है, अस्मिता शर्मा जी, मैं अब उनको सादर आमंत्रित करता हूं। क्या बात है अस्मिता जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परवेज अख्तर साहब, उनको सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार परवेज साहब। नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। और अब देखिए, हम लोगों के साथ एक युवा शक्ति भी होनी चाहिए और उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस फिल्म में। प्रभात रघुनंदन। प्रभात जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। नमस्कार। नमस्कार प्रभात जी, शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए, इस बीच में हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। सरोजनी कौशिक जी एक बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, हमारे साथ जुड़ गई। अशोक मिस्त्री जी नमस्कार कह रहे हैं। अरुण कुमार पासवान जी मेरे आकाशवाणी के मित्र हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, वो भी जुड़ गए हैं। और इस बीच में अब आशुतोष रैना जी भी जुड़ गए, जो हमारे अनुज हैं, छोटे भाई हैं। अब आप आज्ञा देंगे तो अब मैं ये थोड़ा सा अलग रूप धारण करता हूं, मैं चश्मा पहनता हूं। अब इस बीच में देखिए, हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है, अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई हमारे साथ, और उनका भी स्वागत करता हूं। संतोष रैना जी हमारे परिवार से जुड़ गई हैं, वो भी दूसरे कमरे में बैठी है, तो वो भी आपका कार्यक्रम देख रही है। तो मैं सबसे पहले आप सभी फिल्म कलाकारों का, अपने मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब देखिए, मुझे मालूम है कोरोना के बाद जो अब आपका काम आरंभ हो गया है, इतना महत्वपूर्ण है और इतनी तत्परता के और लगन के साथ आप लगे हुए हैं। आपको सबको एक साथ इकट्ठा इस मंच पर लाना मेरे लिए कितनी कठिन बात थी, कितना कठिन शब्द था, ये तो मैं ही जानता हूं। लेकिन आज ये साकार हो गया है। अब मैं लोटस ब्लूम्स की बात करूंगा। ये एक मैथिली फिल्म है जो इस साल हमने सबने मिलकर गोवा के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखी थी। इसका एक ऑफिशियल एंट्री इसमें मिली थी और इस फिल्म के जो परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई है, वो मेरे समक्ष हैं। प्रभात जी, प्रतीक जी इसके डायरेक्टर हैं, अस्मिता जी ने इसकी कहानी लिखी है और इसका संयोजन किया है। परवेज साहब, अखिलेंद्र जी और प्रभात जी ने अपने अपने हिस्से की इसमें भागीदारी की है। लेकिन सबसे पहले मैं प्रतीक जी आपका ओपनिंग रिमार्क्स चाहूंगा एज अ डायरेक्टर। इसके बारे में आप बता दीजिए कुछ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस स्टेज पे मुझे मौका मिल रहा है इसके बारे में बताने के लिए, और इस स्टेज के माध्यम से मैं परवेज सर का, अखिलेंद्र सर का, प्रभात का और अस्मिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बिकॉज
इनके सहयोग के बिना ये चीज हो नहीं सकती। जो इसके अंदर भूमिका निभाई है इन सब ने, और उस वजह से हम जहां तक भी अभी पहुंच पाए हैं उसके पीछे यही एक फोर्स है जिस वजह से हम पहुंच पाए हैं। एक बहुत अनयूजुअल सी कहानी हम लोग लेके चले थे, क्योंकि एक फिलॉसफी को हम एक कहानी के रूप में लेके जाना एक बहुत ही सिनेमा के रूप में बहुत चैलेंजिंग था, कि नेचर के बारे में बताना है और उसमें एक कहानी को पिरोना है। तो वो जो जर्नी रही बड़ी कमाल की रही। कोई भी ये नहीं सोचता है कि मैं क्या बना रहा हूँ और कहाँ पहुंचूंगा, बस एक पैशन था जो अखिलेश सर के साथ शेयर किया, परवेज सर के साथ शेयर किया, इवन प्रभात के साथ भी। हम कुछ और बनाने चले थे, लेकिन जब प्रभात को ये सुनाया और फिर वो भी उसका सहयोग भी हमको मिला, तो बड़ा मजा आया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड के बारे में हम बातचीत करेंगे। मैं चाहूंगा कि अस्मिता जी, आपने इसकी कहानी लिखी है? जी सर। तो क्या मुझे ये बताइए, इसकी पृष्ठभूमि में एक प्रेरणा क्या मिली आपको? आपको क्यों महसूस हुआ कि ये फिल्म बनानी चाहिए आपको? सर एक्चुअली तब पैंडेमिक का दौर था और हम लोग उससे निकले ही थे, 2 साल बीत गए थे। तो जिस जद्दोजहद से हम निकले थे वो सारी चीजें तो भीतर थी ही। उसके अलावा एक बहुत ही खास चीज जो ज्यादा समझ में आई, वो समझ में आई कि यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा प्लान होता है और उसकी प्लानिंग के हिसाब से ये चीजें चलती हैं। इंसान की कोई प्लानिंग नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसके आगे नहीं चलती है। सबसे बड़ा प्लानर यूनिवर्स होता है। तो ये एक चीज जहन में थी। दूसरी चीज ये जहन में थी कि कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही सोलफुल हो। कहानी का एक खूबसूरत सा मैसेज होना चाहिए, इंटरटेनिंग होना चाहिए। थ्रू आउट कहानी ऐसी होनी चाहिए जो अनप्रिडिक्टेबल हो, ऑडियंस को बांध के रखे। और मैं एक चीज मानती हूँ कि इमोशन सबसे ज्यादा वैल्यू करती है किसी भी कहानी में। अगर इमोशन पकड़ पा रहे हैं आप तो कहानी आप रच पाएंगे। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अगर आपने लिखते वक्त उसका ख्याल नहीं रखा, बनाते वक्त उसका ख्याल नहीं रखा, तो ऑडियंस को आप बिठा नहीं पाएंगे। तो इन चीजों को जहन में रखते हुए, एक्चुअली यूनिवर्स जो होता है वो सबसे बड़ा प्लानर होता है और वो सब कुछ जानता है, आपका भीतर आपका बाहर, वो सब कुछ जानता है। तो उसको जहन में रखते हुए एक लाइन थी। उस लाइन को माँ और बच्चे और साथ में जो बुरे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं आपकी लाइफ में, जो बुरी परिस्थितियां आती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम यूनिवर्स तक लेके जाते हैं। तो मदर नेचर का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी लाइफ में। तो यहाँ मदर जो है वो मदर नेचर को रिप्रेजेंट करती है, और बच्चा जो है वो पूरी यूनिवर्स के हम सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको जहन में रखते हुए वो कहानी बुनी है। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये है कि हाँ, हम इमोशंस को पकड़ पाए, ऑडियंस को बिठा पाए। तो ये मैं अपनी सफलता मानती हूँ कि इसी में आपकी सफलता है। इसकी भाषा पर बात करेंगे और मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। क्या कारण है आपने मैथिली में इसका शीर्षक न रख के टाइटल आपने लोटस ब्लूम्स अंग्रेजी में क्यों लगा? क्योंकि क्या है, जब ये इंडिया इंटरनेशनल फिल्म में इसको एंट्री मिली थी और हमने देखी, बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद ये अंग्रेजी में फिल्म होगी और हो सकता है कि इसमें सब टाइटल्स मैथिली में दिए गए होंगे। लेकिन निकला क्या वहां से कि मैथिली में फिल्म है और सब टाइटल्स इसके इंग्लिश में थे, चूंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको दिखाया गया था। तो लोटस ब्लूम्स का क्या आपने इंटरप्रिटेशन दिया था? क्यों इसका वो टाइटल रखा था आपने? ये सवाल मुझसे है? बिल्कुल आपसे है, आपने जी कहानी लिखी है ना? जी हाँ, जी हाँ। तो कहानी लिखते वक्त ही ये शीर्षक, पहले, क्योंकि कहानी लिखने से पहले मैं हमेशा लिखने के बाद शीर्षक नहीं सोचती, पहले मैं सोच लेती हूँ। कहानी का अंत मैं पहले सोचती हूँ कि कहानी किस दिशा में जा रही है। तो हमने ये रखा, ये फिल्म एक्चुअली यूनिवर्सल है। ये अगर मैं मान के चलूं कि ये क्षेत्रीय भाषा की कोई एक फिल्म है और यहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। मैं इसको यूनिवर्सल फिल्म मानती हूँ, मैं इसको पूरे वर्ल्ड की फिल्म मानती हूँ। ये जो रिलेशन है ये पूरा रिप्रेजेंट करता है पूरे देश के हर एक व्यक्ति को। तो लोटस ब्लूम्स इसलिए भी था क्योंकि जब
हमने उषा जी से बात की शीर्षक के बारे में, और मैंने कहा कि मैम हमारे जहन में लोटस ब्लूम्स है, कमल खिलता है। अब कमल खिलता है तो ये भीतर के कमल की बात है, इंसान के भीतर एक खूबसूरत कमल होता है, वो कब खिलता है। तो जब उनसे मैंने ये बात शेयर की तो उन्होंने मैथिली में कहा कि ये नाम अच्छा साउंड नहीं कर रहा, और एक ऐसा नाम होना चाहिए जो हर कोई कनेक्ट हो उस नाम से। क्योंकि कई बार हम मैथिली में अगर हम वो नाम देते तो हर कोई व्यक्ति उसको समझने की कोशिश करेगा कि क्या कहना चाहते हैं। लोटस ब्लूम्स जो है वो किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली सबको समझ में आता है कि कमल खिलता है। तो इसलिए हमने लोटस ब्लूम्स रखा ताकि हर व्यक्ति इससे कनेक्ट हो और हर व्यक्ति इजीली इसको समझ पाए। इसलिए इसका नाम हमने यूनिवर्सल एक नाम चुन के रखा। मैथिली इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसको हम सीमित नहीं करना चाह रहे थे सिर्फ मैथिली में। अब इस फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं समझता हूं कि जब मैंने ये फिल्म देखी मुझे लग रहा कि इसके केंद्र में जो मुख्य हीरो था वो था आपका बेटा अथ, जो अभी थोड़ा सा उसको भी आप बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो अभी आसपास होंगे कहीं। अस्मिता जी आप उसको बुलाइए। जी जी जी। तो तब तक मैं अखिलेंद्र जी आपसे निवेदन करता हूं, आपको जब पता चला कि ये फिल्म बन रही है और आपके सामने इसकी कहानी आई तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? आपको क्या लगा कि क्यों ये एक फिल्म, एक महत्वपूर्ण फिल्म बनने जा रही है? मेरे लिए महत्वपूर्ण ये था सबसे पहले कि मैं एक अच्छे फिल्म मेकर के साथ काम करने जा रहा था, प्रतीक शर्मा जी के साथ, जिनकी फिल्म मैंने गुटगु देखी थी। फिल्म बनाना एक पैशन है, पैसे से फिल्म नहीं बनती। और ऐसा अमूमन आजकल बाजार में भी ये सेंटेंस बहुत दौड़ रहा है, लोग कह रहे हैं, लोग अपना रहे हैं, हालांकि पैसे से ही फिल्म बन रही है। तमाशा तो देख ही रहे हैं आप लोग। तो जो पैशन, जो कम संसाधनों में कोई फिल्म मेकर अगर उस फिल्म को बना देता है, अपने पैशन को निखार के, उसको उभार के, उसको उतार के सेलुलॉइड पे दिखाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जब प्रतीक जी ने मुझे ये जो रोल सुनाया, ये जो फिल्म बनाई गई फिल्म, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया तो ये थी कि बिहार में फिल्म बन रही है, बिहार की अपनी भाषा मैथिली में फिल्म बन रही है, और हम बिहारी लोग मिलके इस फिल्म को बनाएंगे, इसमें काम करेंगे। पिताजी खाटी बिहार की हैं, तो बिहार से मेरा एक जो जुड़ाव है, बिहार चूंकि मेरी अपनी मातृभूमि है, जबकि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन मैथिली को हम लोग देव भाषा मानते हैं, क्योंकि सीता मैया की भाषा है। मैथिली आसान भाषा नहीं है, मैथिली को लोग यूं ही ले लेते हैं। तो मैथिली मेरे लिए एक बहुत ही उच्च कोटि का, जहाँ की आदिगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था, ये वो भाषा है मैथिली, और उसमें फिल्म बन रही है। एक अच्छी स्क्रिप्ट जो मुझे प्रतीक जी ने सुनाई, पिताजी ने सुनाई, तो मुझे लगा कि मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए। और बिहार में मैं चाहता था कि बिहार में फिल्म मेकिंग को लेके कुछ सुरसार लगे, कुछ लोग आए, क्योंकि हमेशा जब भी हम फिल्म फेस्टिवल में जाते या थिएटर फेस्टिवल में जाते बिहार में, तो लोग यही प्रश्न करते कि आप ही लोग नहीं आते, जो बिहार के बड़े कलाकार जो बंबई में स्थापित हैं वही बिहार में आके काम नहीं करते। तो ये तो बड़ी जेन्युइन शिकायत रही। मैंने कहा नहीं, इस शिकायत को मैं तोड़ूंगा अपने स्तर पे। और मैं फिर, मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यही था स्मिता जी और प्रतीक जी के साथ, और इस फिल्म लोटस ब्लूम्स के साथ, कि ये पूरी तरह से एक बिहारी फिल्म है, एक मानवता को लेकर फिल्म है, मानवीय संवेदनाओं को इतने सूक्ष्म रूप से सेलुलॉइड पे उजागर करना, हमारे क्या बात है। बिहार की पृष्ठभूमि में, बिहार की भाषा में, और इंडियन पैनोरमा में ऑफिशियल सिलेक्शन मिलना, तो ये अपने आप में कमाल था। तो मुझे लगा कि मैं सचमुच, मेरा सही डिसीजन था, सही निर्णय था। और मुझे जब प्रदीप जी ने कहा कि बहुत छोटा सा रोल है, मैंने कहा रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, इसी में हम कमाल कर देंगे। और जब पता चला कि परवेज जी मेरे पिताजी का रोल करेंगे, तो मैं और धन्य हो गया कि चलिए एक हमारे वरिष्ठ
रंगकर्मी के साथ मैं काम करूंगा और मैं उनकी पुत्र की भूमिका निभाऊंगा। तो ये भी एक अद्भुत कार्य रहा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने स्पष्ट रूप से सामने रखी है। परवेज साहब, आप अपना माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए, माइक। परवेज साहब माइक ऑन करिए, माइक ऑन। जी जी, हाँ। अब मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ओपनिंग रिमार्क्स में आप क्या कहना चाहें? जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे जब आपके सामने इसका स्क्रिप्ट आ गया इस फिल्म का, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपको क्या लगा कि कितनी कामयाब ये फिल्म हो सकती है? और जो अस्मिता जी ने अपनी कहानी के माध्यम से जो समस्या या जो कंसर्न व्यक्त करने की कोशिश की है, उसको आप बिल्कुल एक मूर्त रूप दे पाएंगे? मेरी प्रतिक्रिया क्या थी ये तो अस्मिता ज्यादा बेहतर बताएंगी। मैं बेसिकली थिएटर का आदमी हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है उस तरह से देखी जाए तो। मैंने तो इनकार ही किया था कि ये मेरा माध्यम नहीं है, और मैंने थिएटर में ही अभिनय कभी किया है, और 25-30 साल से मैं अभिनय भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि निर्देशन और डिजाइन में थिएटर में काम कर रहा हूँ। ये अस्मिता की जिद थी, और इतना स्नेह है हमारा तो पारिवारिक संबंध है, और कभी कभी आदमी संबंधों को लेकर भी मजबूर हो जाता है। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करने जा रहा हूँ। तो ये एक स्नेह बंधन था, उस बंधन पे मैं बंधा चला गया जहानाबाद। और अस्मिता और प्रतीक दोनों मेरे बहुत प्रिय हैं, और मैंने सौंप दिया उन लोगों को। अस्मिता ने कहा कि आप सिर्फ हाँ कहिए, बाकी हम करवाएंगे। हमने कहा बस ठीक है, इस उम्र में कुछ सीखने का मौका तो मिलेगा। तो वहां तो वहां एकदम एक उसी तरह की यात्रा थी जिसको आप कह सकते हैं स्नेह यात्रा की तरह, कि मैं चला गया बिना ये कुछ सोचे हुए कि क्या करना है, क्या तैयारी करनी चाहिए मुझे एक बतौर अभिनेता। क्योंकि अब तक तो मैं अभिनेता को बताता रहा हूँ कि चरित्र क्या होता है, इसको कैसे अभिनीत करना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब मुझे खुद करना था। तो मेरी तो इस तरह से मेंटर थी अस्मिता। नो डाउट प्रतीक डायरेक्शन में थे, और जितना उनको धैर्य है मेरे जैसे एक्टर से काम लेने में, वो प्रशंसनीय है। और अखिलेंद्र भाई बहुत सहमत होंगे मेरी इस बात से कि हम ये मानते हैं कि रंगमंच अभिनेता का माध्यम है, तो फिल्म निर्देशक का माध्यम है। तो अगर जो भी कराया इन्होंने, तो वो प्रतीक ने कराया। और प्रतीक की जो धैर्य है और उनकी जो प्रतिभा है कि कैसे काम लेना चाहिए, उन्होंने मुझसे काम ले लिया। मुझे तो अब तक नहीं पता कि मैंने क्या किया है, और इसलिए वो तो अब ये आप अच्छी लोग बात ही है। बताएंगे कि हाँ वो कैसा बन पड़ा। लेकिन मुझे यकीन है कि प्रतीक जैसे जो युवा फिल्मकार हैं, और अस्मिता जैसी जो फिल्म से जुड़ी हुई और अभिनय और लेखन से जुड़ी हुई शख्सियत है इस फिल्म के साथ जुड़ी। अखिलेंद्र भाई ने कहानी सुनी, मैंने तो कहानी भी नहीं सुनी, मुझे कहानी नहीं सुननी है। मैं अस्मिता तुम्हारी वजह से मैं चल रहा हूँ क्या करना है ये बता दो। तो मोटा मोटी उन्होंने भी वही किया कि मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, और इस तरह का बदमाश आदमी है, और वो लोगों का जब भी देखता है तो फायदा उठाना चाहता है, और उसने इस तरह से। तो वो एक मेरे दिमाग में कुछ बातें चली, मैंने उसको शेयर भी किया, और अप्रूवल, डायरेक्टर के अप्रूवल से मैंने उसको किया। मेरे लिए ये अनुभव बहुत ही सहज रहा, और वो सहजता मेरे ख्याल से वो वातावरण जो है बनाने में अस्मिता और प्रतीक ने बहुत ही एक सहज वातावरण मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने कैमरा पहली बार पेश किया। वैसे मैंने गांधी फिल्म में बहुत छोटा सा रोल किया है, वो पैसों की वजह से, उस वक्त मुझे पैसे की जरूरत थी, तो गांधी में मैंने एक छोटा सा रोल किया है। तो लेकिन वो कैमरे का अनुभव नहीं करा सकता है। और हम जैसे दर्शक को संबोधित करते हैं, लाइव आर्ट होता है थिएटर, लेकिन फिल्म में जो मैंने तकनीक अपनाई कि वो हमारा दर्शक हमारा कैमरा है, और क्या उसी को बात है, हमको क्या बात है। हाँ। तो दर्शक यहाँ दर्शक का प्रतिनिधि कैमरा कर रहा है, जिसके पीछे एक दिमाग है
डायरेक्टर का और कैमरामैन का, तो उसको सौंप देना है। और जैसा कैमरा डायरेक्टर कहता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप इतना सर झुकाएं उतना आप ऑफ हो गए कैमरे से। बहुत सी चीजें मैंने सीखी आउट ऑफ फील्ड। आप फील्ड में हैं, आप जरा सा ध्यान रखें, आप अभी कैमरे में हैं, आप अभी फील्ड में आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो प्रभात और अखिलेंद्र जी, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मुझे फिल्म अभिनेता तो न कहें आप, मैं रंगकर्मी जरूर हूँ। और मेरा ये जो तजुर्बा है वो वाकई बहुत मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे मालूम नहीं कि अब आइंदा कभी कोई फिल्म मैं करूंगा कि नहीं, लेकिन ये जरूर है कि रिश्ते भी कोई चीज होते हैं, और रिश्तों का को निभाना चाहिए, और वो मैंने निर्वाह करने का प्रयास किया। और इसके पीछे और कोई दूसरा कारण नहीं है। क्रिएटिविटी अपनी जगह पर आ ही जाती है जब आप कोई काम अच्छा कर रहे होते हैं, रचनात्मक, तो क्रिएटिविटी आ ही जाती है। लेकिन ये नहीं कि इसके पीछे कोई लाभ है या कोई जैसे कि एक बहुत ही ठोस वजह है अखिलेंद्र भाई ने बताई कि स्थानीयता और क्षेत्रीय, जो सिनेमा में आजकल क्षेत्रीय सिनेमा की बहुत चर्चा हो रही है, कन्नड़ सिनेमा है या बांग्ला या मराठी क्षेत्रीय जो फिल्म है, उसने बहुत नाम कमाया है। तो क्यों नहीं हमारी जो भाषाएं हैं बिहार की अलग अलग, भोजपुरी में भी अच्छी क्या फिल्में बात। बने और मैथिली में और मगही में भी बने। तो उस तरह का मेरा कोई शुरू में नहीं था, जिस तरह से अखिलेंद्र भाई ने एक जज्बे के साथ, एक इमोशन के साथ, कि हमारी अपनी जमीन से जुड़ा हुआ विषय है और हमको करना है, तो एक कारण था उनके पास। मेरा तो कारण तो चलिए, मैंने बातचीत स्पष्ट आपके कर साथ जारी रखूंगा मैं भी। परवेज साहब, आपसे मुझे बहुत कुछ पूछना है। अब इस बीच में ये हमारे साथ एक चीज राणा साहब, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जी मैं सर। मैं ये मंच से बताना चाहता हूँ परवेज भाई को, उनकी सारी बात सुनने के बाद, कि भारतवर्ष के बहुत कम एक्टर हैं जिसकी पहली फिल्म इंडियन पैनोरमा में ऑफिशियल सेलेक्ट हुई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ ये जो है क्रेडिट आप प्रतीक को दीजिए। अरे सर, बहुत सबका बढ़िया, क्रेडिट है ये, बिल्कुल चलिए, क्या किसी बात है, एक क्या का बात क्रेडिट ही नहीं है। है। अच्छा, अब हमारे साथ नहीं नहीं नहीं, प्रभात मैं बहुत रघुनंदन जी भी है। एक मिनट प्रभात जी, रैना आपका भी। साहब, जी सर, एक जी सर, जी सर, एक इजाजत दीजिए बस 30 सेकंड। जी मैं सर। ये कहना चाहता हूँ प्रतीक, मुझे मुझे कहीं कोई गलतफहमी नहीं है कि फिल्म जो है वो निर्देशक का माध्यम है। हाँ, थिएटर जरूर एक्टर का माध्यम है। हाँ, आप नहीं, कंटिन्यू कीजिए रैना वो साहब। तो है ही। क्या इस बात पे है, हम बहुत बात बढ़िया, करेंगे बहुत सर। इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा बिंदु उठाया आपने। प्रभात जी, आप का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसमें है। तो जब आपके सामने ये कहानी आ गई, तो और आपको क्या लगा कि अभी आप अपना बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अपनी भूमिका बना रहे हैं आप, तो आपको लगा कि ये बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए कि आप एक तो मैथिली में फिल्म कर रहे हैं, और जो भूमिका आपको दी गई है उसको आप बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। सर, आप कनेक्शन थोड़ा कट गया था, तो आप प्लीज अपना सवाल दोहरा सकते हैं क्या? मैं ये कह रहा था कि जब ये फिल्म की कहानी आपके पास आ गई, तो आपको क्या लगा कि अभी आप अपनी जमीन बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जी। तो ये रोल मिलने के बाद, और वो भी मैथिली में, आपके लिए क्या चुनौतीपूर्ण नहीं रहा? और जो आपने अपनी भूमिका निभाई है, तो वो आपको जी। कैसी लगी? अब मेरी शुरुआत इस फिल्म के साथ बड़ी अतरंगी सी रही, क्योंकि हम अपना कोर्स वगैरह कंप्लीट करके या सपने लेके बॉम्बे आ जाते हैं, और बॉम्बे में जो प्रोसेस है कास्टिंग का, वो बड़ा रिगरस और लंबा चलता है। तो आप ऑडिशन दीजिए, फिर री ऑडिशन करिए, फिर शॉर्ट लिस्ट होइए, फिर मिलिए डायरेक्टर से, और फिर शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। पर मेरे साथ इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से मुझे एक दिन अस्मिता जी का कॉल आता है कि मैं अस्मिता बोल रही हूँ, और हम लोग फिल्म मेकर्स हैं, और हमने ये फिल्म बनाई है, और हम एक फिल्म प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप ये फिल्म का पार्ट बनना पसंद करेंगे? तो मतलब सुनने के बाद पहली बार तो मुझे लगा कि ये काफ़ी अजीब सा है कि सीधा फ़ोन करके फिल्म ऑफर ही कर दे रहे हैं, कि ऐसा होता है क्या बॉम्बे में। फिर मेरे एक अच्छे दोस्त हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने म्यूजिक किया इस फिल्म का, उन्होंने बताया कि मैंने आपका नंबर दिया है, तो वो फ़ोन आएगा, और फ़ोन तब तक आ चुका था।
तो एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था कि ऐसा भी कभी हो रहा है कि बगैर कोई मतलब ज्यादा बात किए सीधा फिल्म ऑफर ही कर दे रहे हैं। वो बात अलग है कि हमारी जो पहली बात हुई थी वो किसी और फिल्म के लिए हुई थी, अनफॉर्चुनेटली वो बनी नहीं, और फॉर्चुनेटली फिर लोटस ब्लूम्स की बात हुई। तो मैं पेंडेमिक के बाद आप काम करने के लिए छटपटा ही रहे होते हो, थोड़ा भूख भी ज़्यादा होती है, तो मैंने डिसाइड किया कि ज़्यादा इफ एंड बट नहीं करना है और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो अस्मिता जी की जो कन्विंसिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी है, वो इतने बढ़िया तरीके से बताती हैं सब चीज़ों के बारे में कि आपको लगता है कि नहीं मीट तो है इसमें। तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे खाली स्लेट जो कहते हैं, एक चैलेंज भी था कि कई बार क्या होता है कि एक्टर्स बहुत प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, तो मैंने कहा चलिए फॉर एन एक्सपीरियंस आप खाली स्लेट पे चलिए, देखते हैं क्या होता है। तो मैं पहुंच गया जहानाबाद और वहीं पहली मुलाकात प्रतीक जी से हुई। वो शॉट चल रहा था, मैंने थोड़ा वेट किया, और जब आई रिमेम्बर कि अखिलेन जी का शॉट चल रहा था घर पे, जब जो अस्मिता जी है उनको बाहर जाना है, तो जब एक ब्रेक हुआ तो प्रतीक जी से बातचीत हुई और उन्होंने बताया तब पहली बार फिल्म के बारे में कि क्या फिल्म है और क्या आपका किरदार है। तो चूंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि एकदम कूद जाना है, फिर स्क्रिप्ट मिली, स्क्रिप्ट पे बातचीत हुई, कुछ सवालात थे वो पूरे किए गए, और उसके बाद फिर बात आई मैथिली की। हालांकि मुझे पता था कि फिल्म बाइलिंगुअल है, हिंदी और मैथिली दोनों में है, तो मन में थोड़ा सा डर तो था कि अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रेनिंग थोड़ी हेल्प कर देती है कि चलो ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो आप वहाँ पे रहिए, यू बी देयर इन दैट मोमेंट, तो हो जाएगा। तो प्रतीक जी और फिर स्क्रिप्ट और फिर अस्मिता जी, और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो पहला जो सीन था वो बहुत ही वर्बोस नहीं था, बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं थी उसमें, तो पहले नहीं, हमने शायद पहला मैथिली का शॉट ही किया था, तो वो शायद उसका सुर ठीक बैठ गया और सबको पसंद आया। तो एक बार अगर थोड़ी जो है भरोसा जाग जाए अपने अंदर और बाकी लोगों का आपके ऊपर, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से पहला दिन काफ़ी अच्छा गया, और उसके बाद कोई ऐसा सवाल नहीं था, बस ये है कि लाइंस याद कर लो, एटलीस्ट मैथिली वाली तो कर ही लो, हिंदी वाला तो खैर आप चलिए कुछ इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, मैथिली में आप ज्यादा कर नहीं सकते, तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है वो। तो उस हिसाब से चैलेंज था जिसको आई थिंक कि हम सबने मिलकर मीट किया, और आई होप कि फिल्म जो है ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। क्या बात है। आपका मुझे लग रहा है प्रभात, आपका नेट थोड़ा सा, क्या हुआ भाई, क्या हो गया? नेट में थोड़ी सी समस्या आप में आ रही है, वो देख लेना आप। तब तक देखिए, मैंने जैसे बीच में कहा था कि इस फिल्म के केंद्र में जो मुझे असली हीरो लगा, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चक्र काटती रही और जिस पर ये फिल्म आगे बढ़ी, वो थे हमारे नन्हे मुन्हे कलाकार अथ। यानी मैं मित्रों को बताऊंगा कि ये शर्मा दंपति जो फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं, उनके सुपुत्र हैं अथ, इसका नाम है अथ। अथ जी नमस्ते। नमस्ते करो जी। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते बेटा। तो क्या आपको कैसा लगा अथ इसमें फिल्म में काम करने का, क्योंकि आपने तो कमाल किया है इस फिल्म में। बोलो। मुझे एक्चुअली में मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा काम करते वक्त, बट जो बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो रिलीज नहीं मतलब हाँ, मतलब इंडियन पैनोरामा में गई और सारे अवार्ड्स मिले, तो मुझे लगा कुछ अच्छा किया। नहीं, मैंने आपको गोवा में भी देखा था, आप बहुत उत्साहित थे जब आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी, आप तो एकदम उछल रहे थे, क्या बात है, मैंने बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप पर ही तो ये फिल्म थी मूल रूप से, आपके इर्द गिर्द ही कहानी घूम रही थी, तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प किसके, प्रतीक से, पापा से हुआ या मम्मी से, अस्मिता जी से हुआ? बताओ। मुझे पता नहीं किससे। नहीं मतलब या आपने कहा मैं खुद करूंगा, मुझे आप लोगों की डायरेक्शन नहीं चाहिए, मैं खुद इसमें काम करूंगा? मुझे ये जब शूटिंग होती थी तो इनको पकड़ के रखना पड़ता था। जी। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि अच्छा। हम तैयारी कर रहे हैं टेक की, पता चला अद गायब है, अद ट्यूशन करने चला गया, ऑनलाइन ट्यूशन चल रही थी, तो हम ढूंढ रहे हैं और ये घर पहुंच गया है। अच्छा।
क्या बात इस है, तरह क्या से बात है, शूटिंग क्या बात है। मैं बताती हूँ कि इसमें मैं मैथिली इसने बहुत अच्छी बोली। हाँ, बहुत मैथिली अब तो भाग गया, तो भाग गया। कमाल। नहीं नहीं, वो आ चला रहा आ गया। रहा आ रहा। अच्छा अच्छा, वो जी जी एक्चुअली जी। अच्छा बाहर। अस्मिता जी ये बताइए, आपको ये कहानी बुनने में यानी निट करने में, इसको बनाने में कितना समय लगा? क्या मतलब कितना इसमें आपने पूरा टाइम ले लिया है, और फिर इसको जो मूर्त रूप दे दिया वो तो प्रतीक जी ने दिया अपने कैमरा के माध्यम से। सर सच कहूँ तो दर्शकों को थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये कहानी जो है वो 1 महीने में बनी। कई बार कहानी अपने आप को लिखवा लेती है, मैं ऐसा ही मानती हूँ, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट 2-2 साल में भी तैयार किए हैं। गुटरगू को हमने बहुत लंबा डिस्कशन और बहुत कुछ फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट ऐसे करके कहानी बनी। इनफैक्ट हमने जो 2 और फिल्में लिखी हुई हैं, उसमें भी हमने बहुत 1 डेढ़ साल, 2 साल लगी है स्क्रिप्ट को कंप्लीट होने में। लेकिन ये स्क्रिप्ट ऐसे बनी है, मतलब ऐसे बन गई है, मैं क्या बताऊँ, इसका कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ड्राफ्ट नहीं था। ये फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ और फर्स्ट टाइम में हुआ। और ये 1 महीने की बात है, 1 महीने में, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा-सा टाइम था और हमें उस टाइम में शुरू करना था। हम डरे हुए भी थे, क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि इस तरह से स्क्रिप्ट लिख लेना। चूँकि एक लाइन थी और हमें पता था कि इतनी बड़ी चादर है, इसी चादर में पैर फैलाना है ताकि पैर बाहर न चला जाए। तो बहुत सारे लिमिटेशंस थे। इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए एक सोलफुल बनावट करना एक चैलेंज था। लेकिन मैं सच कहूँ तो ये यूनिवर्स का साथ था जो मैं कर पाई, अदरवाइज़ नहीं होता। कहानी बड़ी कन्विंसिंगली अपनी बात कह देती है और बहुत अच्छे से एग्ज़ीक्यूट हुआ। इसमें हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, जैसे लिखने के वक़्त बहुत झगड़े भी होते हैं हमारे बीच में, बहुत-बहुत टाइम तक बात बंद हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों से हम निकलते हैं, लेकिन फाइनली जो होता है, आउटकम जो आता है वो अच्छा आता है। इसमें हमारा कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं हुई थी और ये स्क्रिप्ट बहुत आराम से लिखी गई। शुरू में क्योंकि स्क्रीन प्ले में हमेशा प्रतीक का हाथ होता है, क्योंकि स्क्रीन प्ले मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, प्रतीक का बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब मैं कहूँ कि 80% हाथ प्रतीक का होता है स्क्रीन प्ले में, 20% मेरा इफ एंड बट आता है। लेकिन स्क्रीन प्ले बन जाने के बाद फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार हम स्क्रीन प्ले पे बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर सीन्स और कहानी, मतलब डायलॉग्स फिर मेरा फ्लो में, तो वो बहुत आसानी से बन गया था सर। 1 महीने में ये कहानी लिखी गई थी। बहुत बढ़िया। और जो इसमें आपने शूटिंग लोकेशंस लिए थे, इतने प्यारे थे, और क्या कैमरा वर्क था। मैंने देखा कैमरा बोल रहा था, कैमरा का काम इतना जबरदस्त था इसमें। और इसमें जो आपने बीच बीच में गीत गाने भी इंक्लूड किए थे, मैं चाहूंगा कि अगर उसमें से आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंट करें, कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा, तो वो आप थोड़ा सा इस प्रोग्राम में और रंग आएगा। जी अरे नहीं प्लीज। नहीं, सुनाना पड़ेगा। सुनाना, देखिए सब कह रहे हैं, क्यों परवेज साहब? हाँ हाँ, सुनाना तो जी जी, चाहिए। नहीं तो कोई मैथिली का डायलॉग सुना दीजिए, ऐसा क्या है? दूसरों की कविताएं सुना रही हैं आप, नहीं, मैथिली का डायलॉग तो सुना, वो तो मैं अखिलेंद्र जी से मैथिली का डायलॉग सुनूंगा, लेकिन अब वो गाना सुनाइए आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, थोड़ा सा सुनाइए। अरे नहीं सर, गाना नहीं गा पाऊंगी। नहीं, इनफैक्ट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा सर, गाना कि तो गाना पड़ेगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अभी इससे पहले जो फिल्म हमने बनाई, या और भी जो मैंने स्क्रिप्ट हम लोगों ने लिखी हुई है जो अभी पाइपलाइन में है, करना है, तो मेरे फादर बहुत बड़ा सपोर्ट थे, क्योंकि वो हमेशा लिरिक्स, मेरे को सोचना नहीं पड़ता था कि वो होते थे, हम लोग लिखते, हमने स्क्रिप्ट लिखी और उनको बोल दिया ये सिचुएशन है, आप गाना भेज दीजिए। और और वो बहुत अच्छा, मतलब हमें सोचना नहीं पड़ता था कि हम उनको यार सेकंड थॉट दें कि कहीं और करें, तो वो लिख के दे देते थे। बट इस फिल्म में ये हुआ, फिल्म तो खैर उनकी वजह से इनिशिएट हुई थी, और जब हम लोग शूट कर रहे थे, तब हमारा उस लेवल का बजट नहीं था कि हम ये सोच सकें कि इसके अंदर गाना आएगा। लेकिन हमें पता था गाने की जरूरत है, बट हम सोच रहे थे कि नहीं, हम बैकग्राउंड में काम चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास में एक गाने का भी बजट नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन जब पोस्ट हुआ, क्योंकि मैक्सिमम फिल्म आपने देखी है, मैक्सिमम फिल्म में डायलॉग बहुत कम है,
इवन डायलॉग सेकंड बहुत हाफ कम में है। तो जी बहुत जी ही कम है। तो जी जी चैलेंज यही आया कि बैकग्राउंड है तो उसको मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए गाना चाहिए। और तब तक मेरे फादर इस दुनिया में रहे नहीं थे। वो हम्म। जब हम शूट करके पहुंचे तो उसके 1 महीने बाद में वो हमको छोड़ के चले गए। तो मेरा एक बहुत बड़ा जी सपोर्ट जो था वो नहीं रहा। तो ऐसे वक्त पे अब क्या करें, कैसे करें? तो मुझे ये नहीं पता था, जब हम पहली फिल्म लिख रहे थे तब मुझे ये नहीं पता था कि अस्मिता अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकती है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम चूंकि घर पे थे तो लिखना शुरू किया, तो मुझे एक्सप्लोर मैंने किया कि स्क्रीन प्ले डायलॉग हम कर सकते हैं, तो वो हुआ। इस फिल्म से मैंने ये एक्सप्लोर किया कि अस्मिता लिरिक्स भी अच्छे लिख सकती है। तो अचानक से हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें, और रोहित सर ने बोला कि यार इस पर्टिकुलर पोर्शन में गाना चाहिए। और चूंकि जब मैंने एडिट किया था तो मैंने रेफरेंस म्यूजिक के साथ एडिट किया था, क्योंकि बैकग्राउंड बाद में बनना था। और उस रेफरेंस म्यूजिक के हिसाब से भी मैंने उस पर्टिकुलर पोर्शन पे एक रेफरेंस सॉन्ग रखा था। तो उन्होंने क्या बोला बात है। तुमने एडिट में जब सॉन्ग रखा है तो यहाँ पे सॉन्ग की गुंजाइश है और सॉन्ग रखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो यही आया कि अब किससे लिखवाएं, क्या करें। हम लोग जयपुर में थे और अस्मिता ने 2 लाइन लिखी, और लिखने के बाद में सुनाया तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है। रोहित को जब ये लाइंस दी तो रोहित ने इमीडिएटली कंपोजिशन बनाई और कहा कि ये पूरी कंपोजिशन है, अब इस गाने को कंप्लीट करो। तो अचानक से जैसे डैड का आशीर्वाद रहा हो या क्या था, और वो क्या कुछ बात है। सोचना नहीं पड़ा, और अचानक से एक बहुत सुंदर सा गाना बन के तैयार हो गया। बहुत खूबसूरत तो गाना बना, बहुत ही हाँ, तो बेमिसाल। गाना तो बोल गा के तो पता नहीं, बट कुछ लाइनें अस्मिता सुना सकती है उसकी, क्योंकि अस्मिता, वो बहुत अस्मिता जी, खूबसूरत है। तब तक मैं ये प्रोग्राम बंद नहीं करूंगा, तब तक मैं अखिलेंद्र जी से बात करूंगा। आप अपना मूड बनाइए, आप अपना मूड बना। अच्छा ठीक है अखिलेंद्र जी, आपका जी मुझे याद आ रही है जब मैं ये फिल्म देख रहा था और जब आपकी एंट्री होती है उस फिल्म में और एकदम तालियां बजती है और वही चिर परिचित अंदाज में आपकी एकदम भौहें चढ़ी हुई है और आपकी मुख मुद्रा जो है आप हैं, और एक दो डायलॉग आपका सुनना चाहेंगे आपके मुख से। और दूसरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि जो अस्मिता ने कहानी लिखी है वो हमारे समाज के लिए और हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए क्या है कि अभी समाज में अगर कमी किसी बात की है तो वो है जीवन की। जीवन सबके पास है लेकिन जीवन की समझ किसी के पास। क्या बात है। सबके पास है जीवन, लेकिन जीवन की समझ नहीं, जीवन जीने की कला नहीं। ये जो कहानी है और इसका जो शीर्षक है, जो शुरुआत में बातें हुई, लोटस ब्लूम्स। लोटस ब्लूम्स, अगर मैं जैसा स्मिता जी ने पहले कहा कि कमल खिलता है, उषा किरण जी से बात हुई थी, उषा किरण खान जी से, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ हो जो सभी रिलेट करें। और कमल खिलता है आज के संदर्भ में अगर देश में बात करें तो कुछ अलग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चला जाता है, लेकिन लोटस जो है लक्ष्मी जी का सिंबल भी है। लोटस जो है वही जीवन है। क्या बात है। क्योंकि हम सबको जानते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते, अपने शरीर को नहीं जानते। यहीं पे वो लोटस है, वो कमल यहीं पे उल्टा लटका हुआ है, और जहां से टप 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 अमृत की बूंदें टपक रही हैं। और ये जो 72% का जो पानी है ना, पानी का जो ये चोला है, पानी का चोला, ये मिट्टी क्या का बात है। चोला नहीं है। गलतफहमी है, ये मिट्टी का चोला नहीं, ये पानी का चोला है, क्योंकि 72% पानी है। तभी कबीरदास कहते हैं कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंवल भीगे पानी। वो कंवल बरस रहा है, कंबल नहीं बरस रहा। अनभिज्ञ और अनजान लोग बच्चों को पढ़ाते आए हैं कंबल कंबल। अरे कौन सा कंबल? क्या बात है। क्या बात है।
वो कमल कमल बरस रहा है, कमल के बरसने से जो अमृत टपक रहा है, उससे ये पानी रूपी जो चोला है ये भीग रहा है, जो जीवित है, जो भीगना अपने आप में जीवन है। इस फिल्म का जो जो टाइटल भी जो है वो ये अध्यात्म को लिए हुए है, जीवन को लिए हुए है, सृष्टि को लिए हुए है, और प्रकृति 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 है, को लिए हुए है, प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, उस प्रकृति के गति को रिप्रेजेंट करता है। प्रकृति जिस गति से है, मनुष्य जिस तरह जीवन जीता है, तो ये जो कहानी है, इस तरह की कहानी, इस तरह की फिल्में बननी ही बंद हो गई। वो तो अभी कुछ सालों में क्षेत्रीय भाषाओं में एक अलग सिनेमा का फिल्म मेकिंग का एक आंदोलन आया कि अलग अलग भाषाओं में, विशेषकर दक्षिण भारत में तो बहुत कमाल, अभी अभी पूरब में आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, कमाल कमाल की फिल्में आ रही हैं। 2 साल पहले हमारे विनोद अनुपम जी हैं, उन्होंने बताया था, वो जूरी थे, कि वो ओपनिंग फिल्म थी पैनोरमा में, इंडियन पैनोरमा में, और सिर्फ 1.5 लाख की आबादी है, और उस भाषा को क्या कहते हैं, आसाम में वो भाषा है, उस पर एक एक्ट्रेस ने फिल्म बनाई, उसका पैसे नहीं थे, किसी तरह करके उसने फिल्म बनाई, और वो फिल्म ओपनिंग फिल्म थी। तो इस तरह का रेवोल्यूशन आया है, इस तरह की कहानी जिसमें मानवीय संवेदनाओं को इस तरह से प्रखरता के साथ निखारा जाए, उसको दिखाया जाए, उसको छुआ जाए, उसको झकझोरा जाए। कहीं ना कहीं जब तक संवेदनाओं को नहीं झकझोरेंगे, तब तक समाज का उन्नयन नहीं होने वाला, उत्थान नहीं होने वाला, उद्गम और उद्गार नहीं होने वाला। जिस जीवन की हम परिकल्पना करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, ये जड़ है। तो इस तरह की सिनेमा आना, इस तरह की चीजें आना, मैं तो स्मिता जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाइयां दूंगा कि इस तरह की परिकल्पना की उन्होंने, इस तरह की कहानी को गुथा उन्होंने, सजोया, और प्रतीक जी ने इतने कम संसाधनों में उस फिल्म को सेलुलॉइड पे लेके आए। मैं जब शूटिंग करता था, मैं इनके धैर्य को देखता था कि अब इतने धैर्य के साथ मैं मैथिली नहीं जानता था, मैं नहीं, अभी भी नहीं जानता हूँ। इन्होंने एक ट्यूटर रखा था, और वो साहब सिखाते थे, सुनाते थे, बताते थे, और मैं लाइंस याद करके, मैं तो कई बार क्या होता था कि लाइन एकदम तैयार करके मैं बोलता था, रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ, और मैं रेडी करके आके वो फटाफट बोलता था, क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आप एक्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी भी है। नहीं तो पता चला कि मैथिली भाषी पकड़ के मार रहे हैं कि अरे बहुत गलत बोला है। तो वो जो साहब थे असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतीक के, अनिल ना, तो उन्होंने बताया, सिखाया, और काफी कुछ, और वो उस तरह से हमने वो कोशिश की और ये की। और इस तरह की कहानियां, देखिए, भाषा बार नहीं है, भाषा कोई बैरियर नहीं है, भाषा कोई रोक टोक नहीं है। संवेदना क्या है? जो संवेदनाएं मरती जा रही हैं, रोजमर्रा के जीवन में संवेदनाएं मर गई हैं। अरे अब तो संतान और माँ बाप के बीच की संवेदनाएं मरती जा रही हैं। अगर साहित्य और सिनेमा अगर आगे न बढ़े तो शायद आने वाले सालों में पता नहीं क्या होगा समाज का हाल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इस तरह की संवेदनशील फिल्में लिखनी चाहिए, बनानी चाहिए, आनी चाहिए, और क्षेत्रीय भाषाएं बहुत आगे बढ़ चढ़कर इस तरह का काम कर रहा है। इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और सबको बधाइयां देता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। अस्मिता जी ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है इसमें, जिस तरीके से इन्होंने उस कहानी को विस्तार दिया है। और सबसे अच्छी बात अखिलेंद्र जी हमें ये लगी कि प्रकृति को बुलवाया इसने, और जो शूटिंग इसकी हुई है, और प्रकृति का जो मैं समझता हूं कि जो आप लोगों ने उसमें भूमिका निभाई, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका प्रकृति की भी है। प्रकृति को भी एक कैरेक्टर बनाया इन्होंने। वो जो नदियां बहती है, हाय मुझे याद आ रहा है, नदिया के किनारे जब बैठी रहती है, पीछे से बेटा आता, वाह, उस समय ऐसा लग रहा है कि जीवंत हो उठा है
परवेज साहब, आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। आप बहुत देर से किस सोच पर रहे हैं इस पर, मुझे लग रहा है। जी सर। किस पर किस पर टिप्पणी चाहते हैं? ओवरऑल जो फिल्म है, जो ये मुद्दा उठाया गया था, और उसमें आपकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, और जिस कैरेक्टर में आपको इन्होंने डिपिक्ट किया था, और बाद में पहले क्या आप कहते हैं कि इसको पढ़ाने के लिए बच्चे को भेज देंगे, और बाद में क्या निकलता है, तो आपको क्या लगा कि एक तो आप पूरा न्याय कर पाए हैं अपने कैरेक्टर के साथ, दूसरा कि जो अस्मिता जी अपनी कहानी के माध्यम से समाज के समक्ष रखना चाहती हैं, दर्शकों के समक्ष, कि उसमें तो आप सफल रहे हैं, क्योंकि आप ही कैरेक्टर्स हैं जिनके माध्यम से ये फिल्म हमारे आगे आई, सामने आ गई। आप लोगों की बातों से एक खाका तो बना है मेरे दिमाग में कि वो फिल्म कैसी बनी है। जी सर। ये दुर्भाग्य है मेरा कि मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, और कैसी बनी है आप लोगों के जरिए मैं उसको देख रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल मुझे जो बताया गया कहानी में, मेरा जो चरित्र है, उस चरित्र की जो महत्व है इस पूरी फिल्म में, तो हम थिएटर में सांकेतिकता की बात करते हैं। कई बार हम रियलिस्टिक प्लेन से अलग एक प्लेन पे जाकर के जो उसके अंदर सच्चाई है, उस सच्चाई को खोजने की कोशिश करते हैं। आप सभी सहमत होंगे कि हम कई बार जैसे कि अगर कोई एक दृश्य है, उसमें कोई किसी का गला रेत रहा है, हत्या कर रहा है, और पीछे से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कोई गाते हुए बैंड पे चला जा रहा है, तो इससे जो एक विडंबना का सृजन होता है, तो ये हम थिएटर में करते हैं, जो जिसको हम सांकेतिकता कहते हैं, और कई बार जो है जो मेटाफर का इस्तेमाल हम करते हैं। जी जी जी। तो मुझे ये लगा कि ये जो बच्चा है एक छोटा सा मेमना है, और मुझे इसको किस तरह से ग्रैब कर लेना है, और दरअसल इसको अपने इस्तेमाल के लिए करना है। तो इसलिए मैंने जो उस पर जो उसकी नजर है, वो उसी तरह से, जैसे कि एक कसाई या एक व्यक्ति जो कि किसी मेमने को देखता है, छोटा सा मासूम सा मेमना है, लेकिन उस पर उसकी कोई दया नहीं है, बल्कि वो ये चाह रहा है कि इसका अपने हित में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो वो उसका कैसे, माने जैसे जो एनिमल है, तो जैसे कि एक भेड़िया है, तो भेड़िया को कैसे हम अपने चरित्र में, मानव चरित्र में रूपांतरित कर सकते हैं। तो दरअसल वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे था। और जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया और आप लोगों को बताया अपना अनुभव साझा करते हुए, कि चूंकि फिल्म के माध्यम से मैं एकदम परिचित था, तो मेरी मदद जो है मेरे इस फिल्म के निर्देशक और अस्मिता, जो हम उनको प्यार से कभी कई बार बच्चा ही कहते हैं, तो इन लोगों ने हमेशा मतलब कदम ब कदम जिसको कहते हैं, हमको रियलाइज करने के लिए कि ये दरअसल क्या कैसे करना है। और जब मैंने किया तो बल्कि प्रतीक ने वाव किया, कहा कि नहीं, इसको आप और डेवलप कीजिए। कि जब वो चादर ऐसे चादर को लगातार एक ऐसे एक घोस्ट की तरह लग रहा है, जैसे कि कोई एक घोस्ट है, तो घोस्ट जब है तो वो अपने डैने फैलाता है, एक चमगादड़ है जो अपने डैने फैलाता है, तो कुछ उस तरह से। तो एक बार वो बैठा हुआ है, बच्चा पढ़ रहा है, तो हम उसके तरफ यूं बढ़ते हैं जैसे लगता है कि उसको ग्रैब कर लेना चाहता है, उसको पूरी तरह से समेट लेना चाहता है अपने चमगादड़ अपने पूरे उसमें पंख के अंदर। तो ये मोटा मोटी था। बाकी अब जो आप लोग बता रहे हैं उससे तो लग रहा है कि एक अद्भुत काम किया है हम लोगों ने, और उसका मैं पार्ट हूँ, और इसलिए मुझे इसका गर्व गर्व का भी अनुभव हो रहा है। और और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मुझे इतना ही नहीं कहना था। नहीं, बस मैं आपकी इसका यही कोई प्रतिक्रिया। क्रेडिट नहीं लेना चाहता, जी मैं जी। इसका पूरा क्रेडिट प्रतीक को और अस्मिता को देना चाहता हूँ। नहीं, बहुत ये अच्छी इसको बात मेरी कही मैंने आपने परवेज मेरा साहब। सौजन्य, हाँ मेरा सौजन्य नहीं है, वो जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं इनकसारी, आप समझते होंगे रैना साहब, तो ये कोई मेरी इनकसारी नहीं है। मतलब क्या उसको कहते हैं, हम दूसरा शब्द अभी याद नहीं आ रहा है, जबकि हम तो हिंदी के व्यक्ति है।
तो ये तो मेरी कोई मतलब ऐसा ये नहीं है कि अब सामने प्रतीक हैं और अस्मिता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। वाकई मुझे पता नहीं मैंने क्या किया, मैंने जो कुछ किया इन लोगों के माध्यम से किया। और अगर कोई आपको अच्छा लगा मेरा काम तो आप पहले प्रतीक को और अस्मिता को बधाई दीजिए। तो मैं हूँ, मैं भी ले लूंगा बधाई। नहीं, हमने तो पहले ही इनको, जब हमने फिल्म देखी एक साथ ही देखी हमने गोवा में, तो हमने उसी समय इनको बधाई दी थी। हमने कहा बहुत अच्छी फिल्म आपने बनाई है, क्योंकि अखिलेंद्र जी, अस्मिता जी, प्रभात जी, प्रतीक जी, ये तो किसी न किसी रूप में, और आप भी, तो चूंकि आपका आना वहां पर संभव नहीं हो पाया था, तो हमने उसी समय इनको कहा कि बहुत प्रभावशाली फिल्म बनी है, और जो आप कन्वे करना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, वो बहुत ही सटीक तरीके से सारगर्भित रूप में हमारे एक सामने आ गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभात, आप ये बताइए, इतने बड़े बड़े आप, अखिलेंद्र जी आपके सामने इतने पुराने एक्टर, अनुभवी, और साथ में परवेज साहब जिनका रंगमंच का इतना अनुभव है, तो आप कैसे, आप सहजता कैसे अपने आप में आपने लाई, और आपने अपना ये, क्योंकि आपका भी कम महत्वपूर्ण रोल नहीं है इसमें, अगर देखा जाए आपका भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, और विलन जो बाद में यही है, विलन यही है, मैं तो हीरो समझ रहा अच्छा था। विलन, अच्छा विलन, अच्छा विलेन जी जी, प्रभात ही है। पहले पहले अखिलेंद्र जी ऐसा लग रहा था ये हीरो हैं, लेकिन बाद में तो ये विलन निकलते हैं। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, आपने एक ही फिल्म में मुझे हीरो से विलन बना दिया। नहीं, हीरो से विलन नहीं बनाया, हीरो भी बनाया और विलन भी बनाया। ये नहीं, असल में एक नायक होता है, एक प्रतिनायक होता है। जी तो जी, जैसा लग रहा है आप लोगों की बातचीत से ये प्रतिनायक थे उसमें। जी, क्या बात है, क्या बात है जी। आप प्रभात नहीं, कुछ कहना अखिलेंद्र जी चाह का रहे हैं? काम तो बचपन से ही देखा हुआ है और हम सब ने बहुत पसंद किया उनको अलग अलग किरदारों में। और परवेज जी के बारे में जानता था कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत है वहाँ थिएटर की दुनिया के, पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई साथ में दृश्य नहीं था दोनों के ही साथ, तो मैं दुखी भी था और खुश भी था। दुखी इसलिए था कि शेयर करने का मौका मिलता स्क्रीन, तो सीखने का मौका मिलता, और खुश इसलिए था कि चलो अच्छा है, बच गया, एक्सपोज नहीं हुआ कि कितना गंदा एक्टर है ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन ये है कि फिल्म के बाद जब मिलने का मौका मिला, जैसे परवेज जी से तो मुलाकात अभी हुई नहीं है रूबरू, लेकिन अखिलेंद्र जी के साथ जब टाइम स्पेंड करने का मौका मिला तो पता लगा कितनी कमाल के आदमी हो, कितनी कहानियां, कितने किस्से हैं, इनके साथ रह के ही आप कुछ पल बिता के कितना कुछ सीख सकते हैं आप। तो ओवर एंड ऑल मेरे लिए बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था कि आप किस तरीके से एक नई भाषा में अपने आप को अप्लाई कर पाते हैं। और जो कि बात हो रही थी कि क्या मैसेज है फिल्म का, तो मैं अगर पर्सनली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि अगर मैं किरदार के इमोशंस को लेके चलूं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है एज एन एक्टर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डायरेक्टर्स मीडियम है और जो लार्जर स्कीम में जो किरदार क्या कर रहा है वो डायरेक्टर ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो मेरा ही मानना है कि अगर एक्टर अपने इमोशंस को लेके ट्रूथफुल रहे और अपनी जिम्मेदारी निभाता चले और ऐसा ही सब कोई करे तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ निकल के सामने आती है। और लोटस ब्लूम शायद वैसी कुछ बड़ी। और प्रतीक जी प्लीज परवेज सर को दिखाइए फिल्म भाई, ऐसा मत करिए, बिल्कुल ताकि उनको पता लगे फिल्म कैसी बनी है। तो मैं यही चाहूंगा नहीं, जी से साथ में बैठ के फिल्म देखें एक बार दोबारा। हाँ, वो मैं ऐसे ही ओकेजन का इंतजार कर रहा था कि कुछ इस तरीके का मौका बन पड़े कि सब लोग साथ बड़ी स्क्रीन पर वो फिल्म देखें प्रॉपर एम्बियंस में। वरना भेजने को तो मैं लिंक भेज सकता हूँ, बट वो लिंक भेज के मैं नहीं चाहता उनके रिएक्शंस देखना मिस करूँ। तो हम साथ सब में बैठ के ज्यादा फिल्म मजा आएगा देखने में। साथ में सभी बैठ के देखें। जी पटना का स्क्रीनिंग बाकी है अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पटना में अभी नहीं हुआ है। पटना की घटना अखिलेंद्र जी, मुझे लगता है बिहार सरकार शायद पटना फेस्टिवल करने वाली है जल्दी। जी, क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, मुझे तो अखिलेंद्र जी, अस्मिता जी को आप भी कुछ प्रेरणा दीजिए, पहले तो एक दो संवाद उसके सुनाइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो एक ही चीज याद है। मैं 1 मिनट 2 मिनट लेना चाहूंगी। मैं एक्चुअली चाहती हूँ मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बोल पाऊँ। सबसे पहले तो मैं अखिलेंद्र जी के लिए कहना चाहूंगी कि सर को मैं
मेरे ख्याल से 10-12 साल से मैं जानती हूँ। बहुत कम हमारी मुलाकात कम हुई है, लेकिन जितनी भी मुलाकात हुई बड़ी अच्छी मुलाकात रही, बहुत ही सहज मुलाकात हुई और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा इंडस्ट्री में लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे मुखौटे लेके चलते हैं। तो सर की एक बात बहुत अच्छी लगी थी, बहुत सहजता के साथ मिलते हैं और जो है वो दिखता है। तो इस फ़िल्म के लिए जब मैंने इनसे कहा, तो इमीडिएटली उन्होंने हाँ कह दिया। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि दूसरी बातें भी उठेंगी, क्योंकि सच कहूँ तो हम लोग अभी इंडिपेंडेंट मेकर्स हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं, उस तरह से हम उनका जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना हम दे नहीं पाते। लेकिन एक बार भी सर ने कोई इस तरीके की बात नहीं उठाई, इनफैक्ट कुछ भी नहीं कहा कि मुझे इसका कितना मिलेगा एंड ऑल, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और बस मेरे एक बार कहने पर ये आ गए और इन्होंने इस फ़िल्म को कर दिया। तो मेरे लिए मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया कहूँगी सर का कि सबके बीच अरे में, क्योंकि ये आपके गांव जाने का मौका मिला है, कम है क्या? और माँ के हाथ का खाना। वहाँ पे जो मैं कर पाई वो मैंने कोशिश की, लेकिन ये सर का बड़प्पन है और मैं चाहूंगी कि ये सहजता बनी रहे, इस तरह के लोग बने रहे दुनिया में, क्योंकि यही दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगी परवेज अंकल के लिए कि कभी मेरी मुलाकात नहीं है इनसे, कभी भी हम मिले नहीं है। और ऐसा हुआ कि हम पहली दफे मिले और हम ऐसे हो गए कि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कब से जानते हैं एक दूसरे को। मैं सुबह-सुबह सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि जब मैंने इनको कहा कि अंकल मैं चाहती हूँ कि आप इस फ़िल्म के पार्ट बने, तो एकदम से इन्होंने एक ट्रस्ट के साथ, होता है ना सरेंडर कर देना अपने आप को, और बिल्कुल सेट पे ऐसा लगता था जैसे कोई सर इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने बड़े-बड़े एक्टर्स को ट्रेन्ड करते हैं, हम क्या हैं उनके सामने। ऐसा लगता है अभी तो सीखना कितना बाकी है। बट ये बच्चे की तरह सेट पे होते थे और एकदम अपने आप को सरेंडर किए रहते थे। इतने सहज कि मैं क्या कहूँ, मतलब मैं इनकी इस स्वभाव से बहुत ही प्रभावित हो गई और ऐसा लगा जैसे हम दोनों में एक बहुत ही खास वाइब्स हैं जो इंटरैक्ट हो रहे हैं और हम इतने पास आ गए, इतने खास हो गए एक दूसरे के कि मैं आज भी सुबह जब पेज खोलती हूँ तो सबसे पहले इनका शेर पढ़ती हूँ, जो सबसे पहले ये रोज डालते हैं। बहुत और अच्छा शेर डालते हैं। जी जी जी। शेर डालते हैं, हर दिन इनके शेर से मेरी शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं ये पढ़ती हूँ और फिर ये मुझे लिखते हैं कि अस्मिता ये रूमानियत बचा के रखना, यही तुम्हें बचा के रखेगा। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, हमेशा मुझे इस तरीके की बात, और हम दूर भी होते हैं तो ऐसा लगता है कि अंकल साथ है मेरे। तो अब क्या ऐसा बात हो है। गया। प्रभात के लिए मैं कहूँगी कि हम ऐसा एक्टर ढूँढ रहे थे जो कुछ करे ना, मतलब स्क्रीन पे ना करना नहीं होता, एक्टिंग करनी नहीं होती है। तो हम ढूँढ रहे थे कि इतना सहज हो जो कुछ करे ना, बस ऐसा लगे कि हो रहा है। और वो रोल अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट था, जो रोल प्रभात को दिया गया था। बहुत डिफ़िकल्ट रोल था, क्योंकि थोड़ा-सा एक थिन लाइन है, अगर थोड़ा-सा प्रभात ऊपर चले जाते और थोड़ा-सा अगर नीचे रह जाते तो हम उस तरह से जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते। जो एक धक्का लगता है ऑडियंस को एंड में जाके, वो हाँ धक्का हाँ। नहीं लगता। तो हम ये चाहते थे कि इस तरीके का कोई एक्टर मिले जो इसको बखूबी निभा ले जाए और ऐसा लगे कि बस हो रहा है, चीज़ें फ्लो में आ रही है और एक बार भी ऑडियंस के ज़हन में ऐसा कुछ आए ही ना थ्रू आउट फ़िल्म देखते हुए कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वही हुआ। करते वक़्त हमें समझ में आ रहा था कि सब हो रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये मैं मानूँगी कि ये एक ब्लेसिंग की तरह ये लोग मिले और ऐसी चीज़ बन पड़ी। तो ये सब फिर से मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्स का किया हुआ है। हम तो बस एक पात्र क्या हैं। बात है, क्या बात है। आपसे एक और बात पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अखिलेंद्र जी से निवेदन करता हूँ, आपका संवाद सर रह गया, एक दो संवाद सुनाइए ना मैथिली में। मैथिली में बहुत मजा आएगा। सुनाइए सुनाइए। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझसे मत याद कहिएगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब सब यही कहते रहेंगे तो नहीं, मेरे अखिलेंद्र लिए तो बहुत अखिलेंद्र मुश्किल। अखिलेंद्र जी थोड़ा बहुत कुछ सुनाएंगे जी। हाँ, मुझे नहीं, कठिन अखिलेंद्र भाई जरूर सुनाएंगे।
हाँ। जी जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे सचमुच मैथिली, क्योंकि मैथिली में है डायलॉग, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं सुना सकता। भोजपुरी होती तो अलग बात है, हिंदी होती तो अलग बात है, लेकिन अच्छा अब अच्छा। मैथिली में मैं, क्योंकि सारा ये का सारा क्रेडिट उस लड़के को जाता है, अनिल को, और पूरा का पूरा। और जो स्मिता जी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि आप याद कर लीजिए, और प्रतीक जी कहते हैं "ए, याद करवाया क्या"। तो वो बड़ा ही मतलब, और वो मैथिली को लेके तो मैं बहुत ही ये था, बहुत ही। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एक नया अनुभव था, एक अनुभव था कि मैं, चूंकि मैं दक्षिण भारत की भाषा हमने काम किया है, और फिर मैंने काम करना दक्षिण भारत में छोड़ दिया, सिर्फ इसी कारण कि वहां मैं हिंदी में लिखता था तेलुगु को या कन्नड़ को, मैं हिंदी में लिखता था और उसको मैं याद देवनागरी में, करके, जी 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 या जी। देवनागरी में लिखता था और फिर मैं उसको याद करके बोलता था। बहुत दिक्कत होती थी, और उनको लिप सिंक चाहिए वही करेक्ट, क्योंकि वो डबिंग करवा सके, तो रीटेक हो जाता था। मतलब आपको सेट पे ऐसा महसूस होता था जैसे कि आप एक मतलब नॉन एक्टर हैं, आपको कुछ आता ही नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, मतलब इस तरह से होता था। फाइनली मैंने उन भाषाओं में काम करना छोड़ दिया। मतलब मैं अब वही फिल्में करता हूँ जिसमें हिंदी रोल हो। मैंने नागा अर्जुन के साथ किया, वो हिंदी में रोल था, केड़ी। मैंने पुनीत राजकुमार के साथ कन्नड़ा अभी फिल्म किया था पिछले दिनों, जब उसके मृत्यु के पहले, तो वो अंजनी पुत्र, वो हिंदी रोल था। अभी मैं कमला हासन के साथ फिल्म कर रहा हूँ, इंडियन 2, मेरा रोल हिंदी में है, शंकर की फिल्म में। तो मैं अभी हिंदी में जो रोल होता आता है वही करता हूँ, मैं उस भाषा में अब करता ही नहीं, क्योंकि मैं वो भाषा, आपका वर्चस्व नहीं है, आप कुछ इम्प्रोवाइज भी नहीं कर सकते, आपको समझ में नहीं आ रहा अगला क्या बोल रहा है, आप रिएक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिएक्ट करना है वही परफॉर्मेंस है। डायलॉग बोलना परफॉर्मेंस थोड़ी है। क्या बात है। ऑडियंस डोंट वांट टू हियर द डायलॉग, दे वांट टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द डायलॉग। डायलॉग के पीछे क्या चल रहा है वो देखना चाहती है ऑडियंस, तो वही परफॉर्मेंस है, वही एक्टर को ढूंढना है, और वो आप ढूंढ नहीं सकते वहां पे जहां आपको भाषा का वर्चस्व ना हो। तो वो भाषा पे वर्चस्व होना और फिर कमांड करके करना, क्योंकि अब हिंदी में हम खेल जाते हैं, अगर हम भोजपुरी फिल्म करें तो हम खेल जाएंगे क्योंकि हमारी भाषा है। लेकिन अब मैथिली में अब मैंने हाँ तो कर दिया था, हाँ तो कर दिया था, बिहार के अपने इमोशन में, और कुछ होना चाहिए, और मैं करूंगा, मैं आऊंगा, और ये सब कुछ, सब बड़ी बात है, संबंध और ये और वो स्क्रिप्ट। लेकिन वहां क्या होता था, उस सुबह से आके अनिल को साइड में ले जाके धूप में बैठना, आर्य मिल की शूटिंग चल रही है, तो आर्य मिल में बैठे हुए साइड में खटिया पे, और कोई भी वहां बोल रहा है साइड मेरा, तो ये चलता रहता था। वो तो पहला सीन ऐसा था कि मतलब परवेज साहब के साथ कि मैं आता हूँ गाड़ी से, और वो उस तरह का दृश्य था, बहुत ही संवेदनशील, तो मैं वहां कुछ बोलना नहीं था, तो वो सीन निकल गया, पहला सीन गाड़ी से उतरना था, वो हो गया। एक हाँ तो भाई चलो शूटिंग शुरू हो गई। ये तो लगता था पहला सीन में अगर डायलॉग बोलना होगा तो क्या होगा। तो वो भाषा अगर नहीं जानता एक्टर और कर देता है वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, लेकिन वही है कि सिर्फ कर देता है, तो उसमें पूरा क्रेडिट, जैसे कि परवेज साहब बता रहे थे, पूरा क्रेडिट डायरेक्टर का ही जाता है कि ऐसे नहीं सर ऐसे। तो आप, चूंकि आपको कई चीजें समझ में नहीं आ रही, कई चीजें ये नहीं हो रही हैं, तो इसलिए भाषा पे एक एक्टर का, जिस भाषा में वो काम करता है, मैं हमेशा कहता हूँ नई पीढ़ी के एक्टरों से जब मेरा कोई इंटरेक्शन होता है, कोई सत्र होता है, तो हमेशा बोलता हूँ कि जिस भाषा में काम करते हो उस भाषा में तुम्हारा वर्चस्व होना चाहिए, तुम्हारा एकाधिकार होना चाहिए उस भाषा में, कि जैसे चाहो ऐसे खेल जाओ। क्या बात है। प्रतीक जी, आप जी सर। इस तरह की जो बाधाएं आपके सामने आए, जैसे अखिलेंद्र जी कह रहे थे, ऐसे कहना डायरेक्टर चाहते आपने, थे, परवेज जी कहना को चाहते परवेज सर कुछ कहने वाले। परवेज साहब ठीक है, कुछ कहिए सर, परवेज साहब। हाँ, बहुत अखिलेंद्र भाई की बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जी हम लोगों के लिए हम दोनों ही भोजपुरी भाषी है, और भोजपुरी भाषी
भाषियों के लिए मैथिली बोलना बहुत मुश्किल है। यानी अगर कोई मुजफ्फरपुर या वैशाली के क्षेत्र का हो तो वो किसी तरह बोल भी लेगा, लेकिन भोजपुरी एकदम दूसरे ही तरह की, दूसरे ढब की भाषा है। और हम लोगों के लिए मैथिली बोलना किसी सजा से कम नहीं था। एक ही फायदा था इसमें कि हम बाइलिंगुअल बना रहे थे। तो कई बार होता था, मैं कहता था स्मिता और ठीक ऐसा करो, पहले हिंदी कर लो बाद में मैथिली करते हैं, तो कंटेंट समझ में आ जाता था हिंदी में। क्या अखिलेंद्र भाई, हम कंटेंट हिंदी में समझ लेते थे। हाँ, और उसके बाद फिर उसको रट रटा के हम लोग मैथिली में बोल देते हैं। तो हम लोग जैसे जट भोजपुरी बोलने वाले और मैथिली जैसी एकदम इतनी अच्छी भाषा, मुलायम भाषा, नाजुक भाषा, बड़ी नजाकत है उसमें, और बिहार की जितनी भाषा है उसमें सबसे समृद्ध भाषा भी है। तो हम लोग को कई बार लगता था, अपराध बोध होता था, अपराध बोध से हम लोग गुजरते थे। हाँ प्रतीक, आप प्लीज आप कंटिन्यू करें। इसमें क्या था सर, जब इस पे जी। हमारा मेरा और अस्मिता का डिस्कशन भी हुआ था कि जी। मैथिली एक्टर्स और अभी जो सर हैं या परवेज सर के साथ में हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज मेरे को एक चीज का कॉन्फिडेंस था कि जो पूरी स्क्रिप्ट के अंदर एक तो डायलॉग बहुत कम थे, और सिनेमा में लैंग्वेज कुछ भी हो, हम आज की तारीख में मलयाली फिल्म भी तो देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो सबटाइटल भी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि या तो सबटाइटल पढ़ लो या देख लो, उसके बावजूद भी आप तक चीजें कन्वे होती हैं। तो पहली चीज यही थी। मेरी भाषा भी मैथिली नहीं है, लेकिन मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो उसके पीछे रीजन यही था कि जो मीडियम है वो मीडियम, मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें एक तो डायलॉग पोर्शन थोड़ा लिमिटेड था। इवन आप देखेंगे सेकेंड हाफ में तो बहुत ही कम डायलॉग है। सबसे ज्यादा डायलॉग अगर हैं तो परवेज सर और अखिलेंद्र सर जब इनिशियल पार्ट में रहते हैं तो वही डायलॉग का पार्ट है, सबसे ज्यादा पार्ट वही पे था। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज था, बट इतना बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं थे, क्योंकि ये भी था कि हमें प्रीची रखना नहीं है, कहीं पे भी कुछ भाषणबाजी नहीं है, बहुत ही सहज तरीके से जो आम बोलचाल है वो ही रखा गया था, कुछ क्लिष्ट उसमें था नहीं, और बाकी तो सब एक्सपीरियंस थे। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि इतने एक्सपीरियंस लोग हैं तो इतनी सी चीज को तो संभाल ही लेंगे, जैसा संभाला भी। तो एक कॉन्फिडेंस इस चीज को लेके था कि कम डायलॉग हैं और मीडियम है तो निकल जाएगा। जहां पे फिर पूरा प्रीची और वो बड़े लंबे लंबे डायलॉग होते हैं, वहां पे थोड़ा सा टेंशन हो सकती थी, बट बहुत नेचुरली चीजें लेके जानी थी। अस्मिता जी कुछ कहना चाह रही है। हाँ बोलो। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात दो कहना चाहूंगी। एक तो कि जब अखिलेंद्र सर को जब कास्ट किया तो इनको ये बात बताई नहीं मैंने कि बाइलिंगुअल बना रहे, हिंदी और मैथिली दोनों है। तो जब इनको मैंने आने से एक दिन पहले मेरे ख्याल से मैंने इनको कहा कि सर हम मैथिली में भी शूट करेंगे, तो कट्टू इनका एक्सप्रेशन था, मैथिली कैसे बोलूंगा मैं। मैंने कहा सर मैं बुलवा लूंगी, आप आ जाओ। तो एक तो ये, और दूसरा एक बहुत ही कमाल की बात थी कि जब डबिंग होने वाली थी तो जो हमारे ट्यूटर हैं उनको हमने बिहार से बुलाया था, और जब उनको ये पता चला कि कल अखिलेंद्र जी की डबिंग है तो वो रात भर सो नहीं पाए, बहुत टेंशन में। अरे यार सर के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। हाँ क्या बोले, एंजॉय कर रहे हैं आपकी बातों को अखिलेंद्र जी। की बात इंटरेस्टिंग बात, जब परवेज अंकल शूट कर रहे होते थे तो एक तो मैंने इनको अपने कहे पे लेकर आ गई, तो ये मेरे पे ट्रस्ट किया इन्होंने और अपने आप को छोड़ दिया कि अब जो चाहो मेरा कर लो, वैसी वाली हालत थी। और मैं भी बड़े उसमें आ जाती थी कि जैसे ही इनका मैथिली बोलना शुरू होता था ना, ये प्रेशर में रहते थे और ये मुझे समझ में आ रहा होता था कि ये प्रेशर में है। तो ये जब प्रेशर में आते थे और कभी रुक जाते थे तो ये मेरी तरफ देखते थे, तो कट्टू मैं चिल्लाती थी, अरे क्या कर यार, कट करके लो ना, एक ही लाइन में लेना जरूरी है। तो मैं वो निकालना चाहती थी अपना कि यार कैसे भी इनको अनकंफर्टेबल ना हो कि यार इसके चक्कर में आ गया और मैं फंस गया हूँ। तो मैं हमेशा ये कोशिश में रहती थी कि इनको ये ना लगे कि यार मुझे फंसा दिया।
और ये जब आए डबिंग करने के लिए यहाँ मुंबई में तो मुझे याद है कि जब पहली बार अंदर गए डबिंग रूम में और एक लाइन बोलनी थी, तो अनिल जी कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, अनिल जी कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, तो कट टू तीसरी बार में बाहर आए, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तो ये सुन रहे जर्नी हैं अखिलेंद्र जी। तो अखिलेश सर जब मैथिली बोलते थे हम बहुत हंसते थे, हंस हंस के लोटपोट हो जाती थी कि मुझे बहुत मजा आता था, क्योंकि ये पता था कि हाँ डबिंग में कमाल हो जाएगा। सर जब मैथिली बोलते थे परवेज अंकल में बहुत प्रेशर में होती थी लेकिन हम 3 लोगों ने कमाल की मैथिली बोली है। मैंने तो इसलिए बोली क्योंकि थोड़ी सुनी हुई है। अर्थ ने कमाल की मैथिली बोली है, जबकि उस बहुत बच्चे ने बढ़िया, बहुत है, उस नहीं बच्चे है। ने तो बहुत अच्छा तक, बहुत जबरदस्त। और सबसे अच्छा प्रभात के लिए मैथिली बिल्कुल नया था। प्रभात की मैथिली ऐसे लगती है जैसे प्रभात मैथिली जगह से ही है। तो बहुत ये बढ़िया, हम ये 3 बहुत लोग बड़ा बड़े क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बहुत बधाई मतलब कुल प्रभात मिलाकर जी। हम ये कह सकते हैं कि एक फिल्म के बनाने के पीछे कितना श्रम होता है, कितनी एक्सरसाइज होती है, और कितने टेक्स रिटेक्स होते हैं, कितना कांट छांट होती है, तभी तो जिस रूप में आपकी ये लोटस ब्लूम्स हमारे सामने आई, जब हमने देखी तो हमें तो इसका बैकग्राउंड पता नहीं था, इसके पीछे कितना आपने काम किया है, लेकिन उसके बावजूद और सर कितना जब हमने सारा देखी, मजा होता है, मजा मजा होता है बहुत। तो आप प्रभात, आपका क्या एक्सपीरियंस है लैंग्वेज को लेकर? जी किससे प्रभात पूछ रहे हैं? प्रभात से। नहीं, प्रभात जी से पूछ प्रभात, रहा हूँ, उनका नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ हल्का सा। अच्छा, मेरा मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ 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 प्रभात, हाँ, प्रभात जी आपसे। जी प्रभात जी स्थिर हो गए हैं। कि जैसा कि नहीं, मैंने बताया कि मुझे बता दिया था अस्मिता जी ने, मैं जिससे थोड़ा डर रहा हूँ वहां जाऊंगा, स्क्रिप्ट देखूंगा कितने लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, तो फिर सोचूंगा क्या करना है इसका। अच्छी बात ये थी कि डायलॉग्स जो है वो बहुत ही जितना थोड़ा जरूरी सा है आपका उतना आपका ही आपका नेट थोड़ा सा पूरी रुक रहा है प्रभात स्क्रिप्ट जो है वो बहुत जी जी नहीं है, जी मतलब जी, जितना थोड़ा सा आपका रुक रहा है जरूरी नेट। है उतना जी ही बोला दोबारा जा रहा है। दोबारा जी जुड़ जाए, दोबारा जुड़ लीजिए, और जितना दोबारा हो जुड़िए। सके आप आंखों से करिए या नहीं, नेट आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम कर अपने रहे हैं। अस्मिता जी, आपको याद आ गई वो हाव से गाने की 2-3 पंक्तियां तो करिए, सुनाइए। तो सर वो मैं एक बड़ी ऐसी हेल्प ना, थी। मैं बहुत बहुत ही कमाल का करती, जैसे ही बोला जाता है ना गा मेटिकुलसली के सुनाओ, तो वो यूज्ड वर्ड्स थे। हो जाती है। तो प्लीज मैं किसी को टॉर्चर नहीं करना गड़बड़ लग रहा है कुछ, अरे लेकिन गड़बड़ कर रहा है मेरे लिए। आपको बचपन की कविता, बचपन का घर है, बड़ा बढ़िया गाया है आपने, तो गा के क्यों नहीं सुना सकती? रिसाइट कविता कर दीजिए। सुनाइए। कविता लिख लेती हूँ सर मैं। अभी मेरी कविताएं कोई और पढ़े तो ज्यादा अच्छी बात है ना। अब क्या मैं अपनी कविताएं खुद ही पढूं और ऐसे करूं। अच्छा, अभी पाठ पाठ कर दीजिए। प्रतीक जी, ये फिल्म कब रिलीज होगी अब लोगों के लिए? सर अभी तो थोड़ा सा और फेस्टिवल के राउंड बाकी हैं, बाहर विदेशों में भी थोड़ा बहुत अभी चल रहा है, अभी कुछ जगह के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, तो एक बार वो पूरी तरह से चीजें हो जाए और उसके बाद का प्लान किया जाएगा। हालांकि वो सब प्रोसेस भी चालू हो गया है कि इसको रिलीज करने के लिए कहाँ कैसे क्या टाइप होने चाहिए, तो वो सारी अभी बातें चल रही हैं। बट मीनवाइल वो जब तक चलेगा तब तक कुछ फेस्टिवल्स और हो जाए, तो उसके बाद क्योंकि जितना ज्यादा वो चीजें होंगी उतनी ज्यादा ये हेल्पफुल होगी रिलीज के टाइम पे, क्योंकि एक वही माध्यम है जिसको थोड़ा प्रचार में हम यूज करेंगे। तो देखते हैं प्रतीक, अभी। ये कहाँ आप तक हो चुकी है, किस किस फेस्टिवल में? सर परवेश अभी साहब तो पूछ रहे हैं। जी हाँ, अभी तो ये पैनोरामा में ओपन हुई थी, कलकत्ता में ये वहां पे भी सेलेक्ट हुई, तो कलकत्ता का भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। ढाका में भी अभी जो फेस्टिवल हुआ है, अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले ही खत्म हुआ, वहां का भी रिस्पांस बहुत अच्छा आया। और सबसे पहले ये लंदन में वहां पे कुछ बॉलीवुड फेस्टिवल समथिंग कुछ होता है, उस एशिया रीजन के
बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो, तो वहां पर ये चली थी, तो वहां पर भी अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो बूम मिला वो पहले पैनोरामा से, और फिर पैनोरामा के साथ साथ जो एक डिफरेंट तरीके का फ्लेवर कैलकाटा का था, वो एक इसमें एक अलग से फेदर लग गया, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस एकदम अलग है, पैनोरामा की ऑडियंस एकदम अलग थी। तो पैनोरामा का रिस्पॉन्स, क्योंकि कैलकाटा अस्मिता गई थी, अस्मिता प्रभात दोनों गए थे, तो इन्होंने तो वहाँ पे उस तरीके का देखा भी कि गोवा में कैसा था, और क्योंकि कैलकाटा एकदम हार्ड कोर फिल्म का पूरा माध्यम है, वहाँ पे उस तरीके के लोग, इवन ऑडियंस भी प्रॉपर फिल्म को समझती है। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स इन लोगों ने बताया, अच्छा रहा। कुछ लोगों के मेरे पास फोन भी आए थे, तो ये एक अच्छा रहा कि दोनों तरीके के जो ऑडियंस है वहां पर ये चीज हुई है। तो अभी देखिए, जब रिलीज का अभी प्लान चालू है इसका, तो डेट अभी कुछ फाइनल हुई नहीं है। देखिए बात बात में लगभग 1.25 घंटा निकल गया, पता भी नहीं चला। तो अब कार्यक्रम समापन से पहले प्रतीक, क्या अब नए प्रोजेक्ट्स क्या ले रहे हैं आप, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। सर अभी 2-3 जगह पिच किया है, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं अभी। क्योंकि अभी हमने मैथिली में फिल्म बनाई है, सीता माँ की जगह, तो अभी हमारी प्लानिंग है अवधि में बनाने की। अब क्या हम बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा राम जी जी जी। के पास जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ प्लान चल रहा है, वैसा कुछ करने का प्लान है। वो भी बड़ी कमाल की स्क्रिप्ट है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, और उसको भी इसी तरह से अस्मिता ने कुछ अच्छा सा कुछ लिख डाला है। तो वही सब प्लानिंग है सर। लेकिन वही जो प्रोसेस होता है, जो लोटस ब्लूम से भी पहले था, या उससे पहले की फिल्म में हमारा प्रोसेस था, क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, तो वही सपोर्ट और वही सारी चीजें उनसे जूझते हुए बढ़ रहे हैं आगे। साथ में इसको भी एक अंजाम पे लेके जाना है। तो क्योंकि अपनी हर फिल्म की अपनी एक जर्नी होती है, तो ये इसकी जर्नी तो ऑलमोस्ट अब होने वाली है खत्म। तो एक क्या नई बात जर्नी की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। तो अभी स्क्रिप्ट तो हमारी हो गई है ऑलमोस्ट, और अब बाकी के आगे के जो प्रोसेस होते हैं उसमें लगे हुए हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया बात है। अखिलेंद्र जी, शुभकामनाएं। कार्यक्रम के समापन से पहले आपसे आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। परवेज साहब, आपसे भी पूछूंगा, ये क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम की फिल्में जो है वो तो धड़ाधड़ आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें फिल्मों का इस तरह से, जैसे लोटस ब्लूम्स बनाई गई है मैथिली में, इस तरह से फिल्मों का निर्माण करना और ऑडियंस को इस तरह की फिल्में देना, उसके लिए किस दिशा में हमें काम करना चाहिए? कि इसके लिए बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के स्तर पे अगर जानना चाहते हैं, बीइंग अ इनसाइडर, तो मैं ये बताऊंगा कि जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं, अगर वो सचमुच चाहते हैं कि भारतीय सिनेमा उद्योग पूरी तरह से पूरे देश में फले फूले और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में आगे आए, जो भारत के मर्म को प्रस्तुत करती हैं, भारत के अध्यात्म और संस्कृति को प्रस्तुत करती हैं, जो भारतीयता को प्रस्तुत करती हैं। क्योंकि आज कोई भी विद्यार्थी, वो भारतवर्ष का हो या विदेश के किसी भी देश का हो, अगर वो किसी भारतीय सिनेमा को लेकर रिसर्च करना चाहे, तो भारत में ऐसी कोई फिल्म अभी नहीं है जिसमें पूरा भारत दिख रहा हो और कोई विद्यार्थी उस पर रिसर्च कर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी टिप्पणी एक है। फिल्म नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े फिल्म मेकर जो भी फिल्म बनाते हैं, बड़ी बड़ी 1000 करोड़ की और 500 करोड़ की, 400 करोड़ की, सब बनाते रहे। मैं तो ये चाहूंगा, उनके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि हर फिल्म, जितनी फिल्में वो बड़ी बड़ी बना रहे हैं, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ की, 400 करोड़ की, उन हर फिल्मों में से 50 लाख रुपया, 25 से 50 लाख रुपया अलग कर दे, अलग कर दे हर फिल्म से, और ये किसी डायरेक्टर को सेलेक्ट करें जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म बनाता है, और ये पैसा है, ले फिल्म बना के आ।
क्या बात है, बहुत अच्छा सुझाव है। जी जी। ये पैसा है फिल्म बना के आ, बड़े बड़े जो बैनर हैं सब कर सकते हैं, 25-50 लाख रुपया कुछ नहीं है। अगर एक क्षेत्रीय भाषा फिल्म मेकर्स को अगर वो पैसा मिल जाए तो उधम मचा दे। भारतीय सिनेमा उद्योग कहां से कहां चला जाए, समाज कहां से कहां आगे चला जाए। हर देश के कोने कोने की हर बोली, हर संस्कृति उभर के आएगी, हर जीवन स्तर उभर के आएगा। समस्या यही है कि जीवन स्तर उभर के नहीं आता, सिनेमा के माध्यम से जो हमारी जरूरतें हैं उस आधार पे फिल्में नहीं बनती भारतवर्ष में। हमारी फिल्में कॉपी पेस्ट होती हैं। अब जब संविधान ही कॉपी पेस्ट है तो फिर बाकियों का क्या कहें, जाने दीजिए, इस पे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसलिए हमारी चीजों का, हमारा जो जड़ है, जो समस्याओं का जड़ है, वो जड़ वैसे की वैसी है। तो अगर गंभीरता से सभी लें और हर बड़े फिल्म मेकर जो पैसे वाले हैं 25-25 लाख रुपया भी अलग कर दें और एक एक फिल्म मेकर को कहें कि ये पैसा है तो फिल्म बना के ले आ, ये पैसा है तो अपने लेवल पे फिल्म बना के ले आ, ये पैसा है तो अपने लेवल पे फिल्म लगा के ले आ। और प्लस जो फिल्म के लिए जागरूक लोग हैं, जो फिल्म को समझते हैं, सिनेमा को समझते हैं, सिनेमा से क्या हो सकता है समाज में, जीवन में क्या कुछ बदलाव लाया जा सकता है, अगर वो पैसे वाले लोग समझते हैं, जो सिनेमा उद्योग में नहीं भी हैं, अगर वो एक बजट अपना सालाना निकालें 25-25 लाख रुपए का और हर फिल्म मेकर को दें कि ले भाई ये 25 लाख रुपया है, एक अच्छी फिल्म बना के क्षेत्रीय भाषा में ले आओ, अपने राज्य की फिल्म ले आओ, आज तो सिनेमा उद्योग भारतवर्ष का बम 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 बोलेगा पूरे। बहुत बढ़िया। और सोच है ही नहीं, ये थिंकिंग है ही नहीं। पीआर में करोड़ों को करोड़ लगा देंगे। परवेज साहब मैं पूछूंगा, परवेज साहब आप चूंकि रंगमंच से भी जुड़े हैं और सिनेमा से भी ताल्लुक रखते हैं, आपका क्या विचार है इस बारे में? अखिलेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही, वो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा ट्रस्ट हो जिसमें जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं वो ट्रस्ट में पैसे इन्वेस्ट करें और उस ट्रस्ट से जो युवा फिल्मकार हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको वहां से आर्थिक सहयोग हो। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय संस्कृति की बात हो रही है, दरअसल संस्कृति जो है उसका अपना एक क्षेत्रीय स्वरूप होता है। हमेशा कोई सार्वभौमिक संस्कृति नहीं होती है। जैसे भारत को हम कैसे समझते हैं, भारत एक महादेश है। दरअसल अलग अलग संस्कृतियों का, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। तो जैसे आपने अभी किसी पूर्ववक्ता ने चर्चा की कि मणिपुर या असम की छोटी एक बहुत अल्प कम बोली जाने वाली भाषा में फिल्म ने पैनोरामा जिससे उद्घाटन हुआ। तो इस तरह की फिल्में, भारतीय फिल्म को सत्यजीत रे के जरिए जाना जाता है, मृणाल सेन के जरिए जाना जाता है, या गोपाल की वजह से जाना जाता है, इसलिए कि उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में काम किया। उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया। अब मैं यहाँ ये भी साथ साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि थिएटर में तो ये हम मानते हैं कि रंगमंच जो है वह स्थानीय परिघटना है और सामुदायिक सक्रियता का अंग है। फिल्म का विस्तार ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी हिंदी की अपनी एक समस्या क्या है कि पैन इंडियन लैंग्वेज है। जैसे कन्नड़ है या बांग्ला है या मराठी है, उस तरह से हिंदी का कोई चरित्र नहीं है। तो हिंदी का चरित्र भी निर्मित होगा इसी तरह की जो हिंदी पट्टी की जो भाषाएं हैं और उपभाषाएं हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि भोजपुरी फिल्म को क्षेत्रीय सिनेमा के नाम पर जो भोजपुरी फिल्में बनी या बन रही हैं, उसने इसका बहुत बड़ा नुकसान किया है। यानी भोजपुरी फिल्में, जबकि हम भोजपुरी भाषी हैं, अखिलेंद्र भाई भी भोजपुरी भाषी हैं, और भोजपुरी के नाम पर जो पैसा बटोरने का काम लोगों ने किया है और इसका इतना भोजपुरी भाषी लोगों के बारे में जो दूसरे लोगों की जो धारणा है वो इन फिल्मों ने बनाई है। तो जब तक क्षेत्रीय जो परिघटना है या क्षेत्रीय अस्मिता है वो जब तक अभिव्यक्त नहीं होगी फिल्मों के माध्यम से, तो हम अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय होंगे
तभी जब हम की क्षेत्रीय चीजों को, क्षेत्रीय जो संवेदनाएं हैं, क्षेत्रीय आशाएं आकांक्षाएं हैं, उनको हम व्यक्त करने के लिए उस भाषा में, यानी अगर हम मैथिली में करते हैं तो मैथिली भाषी लोगों की का जो अंग संचालन है वो भोजपुरी भाषी लोगों से अलग है। इसका अध्ययन अगर कोई डायरेक्टर करता है या अभिनेता करता है तो हम देखते हैं कि दक्षिण की जो फिल्में हैं और बंगाल की फिल्में, उसमें अभिनेता भी अलग है, उसका हाव भाव भी अलग है। तो किस तरह से क्षेत्रीयता हमको प्रभावित करती है, और इसको हमारी कोई सुभाष घई की या शाहरुख खान की फिल्म जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको इज्जत नहीं दिलाती है, जबकि लोटस ब्लूम्स जैसी फिल्में हमको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाती है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाती हैं। इसलिए आवश्यकता तो है ही क्षेत्रीय भाषा में काम करने का, और भविष्य भी उसी में है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा प्रतीक जी, लास्ट में अंत में अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। जो मित्र लगातार हमारे साथ 1 घंटा 25 मिनट जुड़े रहे, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहूंगा कि बहुत जल्दी हम लोग लेकर आएंगे तो इस फिल्म को देखा जाए, और इस तरीके की फिल्मों को, लैंग्वेज है क्षेत्रीय लेकिन है तो फिल्म ही, तो बहुत एंटरटेनिंग जो इस हमारी तरीके के फिल्म मेकर फिल्म बनाते हैं, तो उसको अगर दर्शक ज्यादा तवज्जो देंगे तो शायद जो हमारे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, या क्योंकि जो कहा जाता है कि बड़े एक्टर और वो सब, तो वो सब को छोड़ते हुए इस तरीके की फिल्मों को अगर दर्शक पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, कमर्शियली भी, और उस तरीके का सपोर्ट अगर दर्शकों से हमको मिले तो प्रोत्साहन मिलता है और आगे इस तरीके के काम किए जाएंगे, और हम तो खैर कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। मैं अखिलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला। एक 15 सेकंड, 15 सेकंड अंत में तो मैं प्रतीक को ये कहना चाहूंगा। प्रतीक, मेरी बात आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर, मिल रही है आप प्रतीक? हाँ जी मिल रही है। आप एक राजस्थानी में फिल्म जरूर बनाइए, और विजयदान देथा की कहानी राजस्थानी में। सर अभी एक अवधि के साथ साथ एक राजस्थानी में एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, वहाँ के तो राजस्थानी वाले में मैं करूंगा, राजस्थानी वाले में मैं करूंगा। बिल्कुल। क्या बात है। कास्ट खैर रिपीट होगी ही, अगर कास्ट जितने भी सब लोग हैं उनका सहयोग रहेगा, क्योंकि राजस्थानी बताई जाएगी। अवधि में भले ही ना करिए लेकिन राजस्थानी में रखिएगा। नहीं, मैं तो एक और प्रस्ताव रखूंगा परवेज साहब, क्यों ना कश्मीरी में भी। यस बिल्कुल, कश्मीरी में भी। अब कश्मीर की ये जो समस्या है उस पर आप एक फिल्म बनाइए, हम आपका सहयोग करेंगे, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और बहुत ही प्रासंगिक फिल्म बनेगी। चलिए खैर, ये तो आगे की बात है। मैं सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अखिलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, प्रणाम करता हूं। परवेज साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अस्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और प्रतीक जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। और प्रभात जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम लोटस ब्लूम्स पर बात कर रहे थे फिल्मों की फिल्म चर्चा में, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उसका पूरा टीम हमारे साथ शामिल था। अखिलेंद्र मिश्र जी, परवेज अख्तर साहब, प्रतीक शर्मा जी, प्रभात रघुनंदन जी, अस्मिता जी, और अस्मिता जी के साथ उनका बेटा अथबी थे, जिनकी प्रमुख भूमिका रही है लोटस ब्लूम्स फिल्म में। और इसी के साथ अब उपेंद्र नाथ रैना को आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आज्ञा चाहता हूं।